सो हम देख रहे हैं कि जो इंटरवल हमारा डिटर्मिन हुआ था 59.5 से 69.5 का, उसी में से आ रहा है ना 65। देखिए क्लास में ही फॉल करिए, तो एक चेक भी है आप लोगों का। तो जब भी आप मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, मॉड निकालें या मीन निकालें या कोई भी आप निकालें, तो आप चेक करें कि जो क्लास आपकी डिटर्मिन हुई है वो इसी क्लास में से आ रहा हो, उस रेंज में से आ रहा हो। जैसे ये 65 आ रहा है, लेट्स सपोज अगर ये 75 आ जाता, ये 55 आ जाता, तो फिर आपको थोड़ा सा क्यूरियस होना चाहिए कि ये मेरी जो क्लास डिटर्मिन हुई थी उसमें से नहीं आ रहा, ठीक है। सो इसमें कोई ना कोई मैंने मिस्टेक की है। ओके, सो जो आपके पास लेट मी चेक कि आपका ओके अनग्रुप्ड का यहाँ क्वेश्चन सच गिवन नहीं है। बहरहाल आप लोगों का उसमें इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स सपोज पीछे ही हम एग्जांपल ले लेते हैं कोई अनग्रुप्ड की, वो अगर यहाँ पे मौजूद। ओके, लेट्स सपोज आपके पास डेटा मौजूद है 5 है, 5 है, ठीक है, और फिर आपके पास 2 है, ठीक है, आपके पास 3 है, एक जनरल एग्जांपल आपको दे रही हूँ, ठीक है, 4 है, और मुझे इस डाटा में लेट्स सपोज ये 5 ऑब्जर्वेशन है आपके पास। वो कहे कि व्हाट इज द मॉड ऑफ द डाटा सेट, तो क्या मॉड होगा जी इस डाटा सेट का? 5। 5 इज द मॉड, ठीक है। और अगर मैं कहूँ ये डाटा सेट है मेरा, सो अब क्या होगा? अब 2 मोड होंगे, अब डाटा सेट के 5 और 2। ठीक है, तो एक डाटा सेट के एक से ज़्यादा मॉड हो सकते हैं। तो यहाँ पर 2 मॉड हो गए हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, दैट इज़ 5 एंड 2, बोथ आर मोड और मॉड। और अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ये आ गया है आपके पास, तो कोई नहीं होगा। 4 भी मॉड, नो मैम आप कोई नहीं होगा। 5 भी अब 2 कोई भी टाइम्स नहीं आ है। रहा है, 2 भी 2 टाइम्स आ रहा है, 3 भी 2 टाइम्स आ रहा है, 4 भी 2 टाइम्स आ रहा है। तो अब इस डिस्ट्रीब्यूशन का कोई मॉड नहीं होगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू मोस्ट फ्रिक्वेंटली नहीं आ रही है। समझ आ रही है? अब अगर चाहे अब डेटा में चाहे सारी ऑब्जर्वेशन जब सेम टाइम आना शुरू हो जाती हैं, चाहे वो 1 टाइम आ रही हो, चाहे वो 2 टाइम्स आ रही हो, चाहे वो 3 टाइम्स आ रही हो, फिर उस डिस्ट्रीब्यूशन का कोई मॉड नहीं होता। अब अगर मैं 5 यहाँ पे बढ़ा दूँ, तो फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन का मॉड जो है वो 5 हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस मैम। अनग्रुप की सूरत में आपका मॉड है, और ये डायरेक्टली आपको देख के ही पता चल जाएगा कि जो वैल्यू आपकी मोस्ट फ्रिक्वेंट टाइम आ रही है वो आपका मॉड है। ओके, सो अब जो एम्पिरिकल रिलेशनशिप है, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन जैसे मैंने आपको कहा कि एक से ज़्यादा मॉड भी हो सकते हैं। अगर मैं ये वाली जो डिस्ट्रीब्यूशन है इज कॉल्ड अ यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। जब जिस डिस्ट्रीब्यूशन का एक मॉड होता है ना, वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाती है आपकी? यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। देखिए हमने कर्व बनाना सीखा है, मैंने आपको फ्रीक्वेंसी कर्व्स बनाना बताया था ना अभी पहले। तो लॉन्ग एक्स एक्सिस क्या होते हैं? दे आर द मिड पॉइंट्स, ठीक है, और लॉन्ग वाई एक्सिस क्या होती हैं? आपकी फ्रीक्वेंसीज होती हैं। ऐसे ही होता है ना? तो आप क्या करते हैं कि मिड पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज को प्लॉट करते हैं और उसके बाद उनको आप स्ट्रेट लाइन की मदद से ज्वाइन कर देते हैं, और फिर उसके बाद ये आपका कर्व जो है वो जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी कहाँ पर ज़्यादा है? यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है आपके पास लॉन्ग एक्स एक्सिस पे, जो एक्स की वैल्यू, दैट इज़ कॉल्ड योर मॉड। ये आपका मॉड है, ठीक है। तो आपको एक ही फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो नज़र आ रही है यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड अ यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। जब डिस्ट्रीब्यूशन का एक हम्प हो, दिस इज कॉल्ड हम्प, ठीक है। जैसे एक कोहान होता है ना, तो हम उसको हम्प कहते हैं। तो यहाँ पे भी जिस डिस्ट्रीब्यूशन का एक हम्प हो, दिस इज कॉल्ड अ यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। अब जैसे मैंने अभी पिछली एग्जांपल दी थी, उसमें 2 मॉड थे, 5 और 2, 5 भी मॉड था और 2 भी मॉड था। तो जब आप इसको बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे, इसका कर्व ऐसे बनेगा, यानी 2 भी मॉड है और 5 भी मॉड है, सेम फ्रीक्वेंसी के साथ आपके अकर कर रहे हैं ये। तो 2 भी मॉड हो गया, 5 भी मॉड हो गया। तो अब ये यूनी मॉडल नहीं है, इसको हम कहते हैं बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहलाते हैं? बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। जब डिस्ट्रीब्यूशन के 2 मॉड हो तो उसको हम कहते हैं बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। जिस डिस्ट्रीब्यूशन का एक मॉड हो उसको हम कहते हैं यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन।
और जब डिस्ट्रीब्यूशन के 2 से ज़्यादा मॉड आ जाते हैं तो हम उसको कहते हैं मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं? मल्टी मॉडल। मल्टी मॉडल। ठीक है, मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये मॉड की हो गई। उसके बाद जो एम्पिरिकल रिलेशनशिप है बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड, ठीक है। सो ये जो आपका रिलेशनशिप है क्या है यहाँ पे कि यहाँ क्लियर नहीं है, let me check. ओके जो मीन, मीडियन और मॉड के दरमियान एम्पिरिकल रिलेशनशिप है, अगर तो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, ठीक है, अगर तो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है तो उस सूरत में तो ये कॉन्साइड करते हैं, ठीक है। जैसे अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताई थी ना, याद है आप लोगों को? डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स मैंने आप लोगों को बताई। सो जब आपकी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होती है, यानी ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, और लाइन ऑफ सिमेट्री के जो लेफ्ट साइड है और राइट साइड पे जो वैल्यूज हैं विद द सेम इंटेंसिटी आपकी फॉल कर रही होती हैं, तो ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इस सूरत में आपका जो रिलेशनशिप है मीन, मीडियन एंड मॉड में, दे आर ऑल इक्वल। मीन इज इक्वल टू द मीडियन, ठीक है, मीन इज इक्वल टू द मीडियन एंड मीडियन इज इक्वल टू द मॉड, दे आर ऑल इक्वल। ओके। और जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जब आपकी सिमेट्री से हटती है, यानी आपकी स्क्यूड हो जाती है, तो फिर इनके दरमियान इक्वलिटी नहीं रहती। यानी जैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन आपकी सिमेट्री से हटती है तो मीन, मीडियन, मॉड, दे आर पुल्ड अपार्ट, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, ठीक है, दे पुल्ड अपार्ट। किस तरीके से पुल्ड अपार्ट हो रहे हैं, कैसे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ये देखें, ये इस तरीके से अब दूर हो गए, ठीक है। ये अब डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं है, ये अब आपकी डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड हो गई है, ठीक है। और मेरे ख्याल में मैंने आप लोगों को बताया भी था, बताई थी ना, पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड, और उसमें मीन, मीडियन, मॉड के दरमियान जो रिलेशनशिप है बताया था ना मैंने आप लोगों को, याद है कि दिस इज व्हाट, दिस इज अ पॉजिटिव, कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है जी? टेल आपको किस साइड पे ज्यादा नजर आ रही है? पॉजिटिव साइड पे पॉजिटिव नजर आ रही है। स्क्यू। दिस इज कॉल्ड अ पॉजिटिव। पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। और हमारा -2 प्लस इन्फिनिटी वेरी कर रहा होता है, -2 प्लस। तो अब आप देखिए मॉड जो है वो सबसे हाईएस्ट पीक है आपकी, जहाँ पीक है वहाँ मॉड है आपका, और फिर सेंटर में आपका मीडियन होता है, और फिर आपका मीन, यानी टेल की तरफ आपने मूव करना है। सबसे पहले आपने अपनी हाई वैल्यू को जो पीक है उसको मॉड कहना है, फिर टेल की तरफ जाना है, और आपने सेंटर में आपका मीडियन और उसके बाद आपका मीन। तो जब आप नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करते हैं तो आप देखिए मॉड इज लेस देन मीडियन एंड मीडियन इज लेस देन मीन। करवाया था ना मैंने आप लोगों को, याद है गर्ल्स? You remember that or not? This is called negatively skewed distribution, ठीक है। और यहाँ पर आपका मॉड होगा, सबसे पहले मॉड को लोकेट करें, दिस इज योर मॉड, और फिर उसके बाद टेल की तरफ आपने जाना है। सेंटर में सबसे पहले आपकी क्या आएगी? मीडियन, ठीक है, और फिर उसके बाद आपकी मीन आएगी। ये आपकी मीन हो गई। सो इस सूरत में हमें पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नेगेटिव टू प्लस वेरी कर रही है। तो जब आपकी नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, दिस इज नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या रिलेशनशिप है आपका? मीन, मीन क्या है? लेस देन मीडियन है, और मीडियन इज लेस देन मॉड है। मॉड। सिर्फ इतना बता दें, मैंने आप लोगों को बताया था कि नहीं बताया था, ताकि मुझे पता चल जाए कि मैंने हाँ क्लियरली आप लोगों को चीज़ें उस वक्त क्लियर कर दी। यस मैम, बताया था। ओके। सो अगर आप लोगों को अगर सही से अव्वल तो मैंने यहाँ पे भी अभी आपको दोबारा से कर दिया है एक्सप्लेन,
अगर नहीं है क्लियर तो आप उस लेक्चर को दोबारा से रिकॉर्डिंग देख सकते हैं. सो जो रिलेशनशिप है बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड इन द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, डू रिमेंबर दैट दे आर ऑल इक्वल. लेट सपोज कोई शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, दैट इज द वैल्यू ऑफ द मीन. मीन की वैल्यू जो है वो 4 है. व्हाट इज द वैल्यू डिस्ट्रीब्यू, और ये कहते हैं कि द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल, द वैल्यू ऑफ द मीन इज 4. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीडियन एंड मॉड? सो यू नो दैट 4. डिस्ट्रीब्यूशन में तीनों बराबर होते हैं, तो वही वैल्यू मीडियन की होगी, वही वैल्यू आपकी मॉड की होगी. सो मैंने कहा कि जब डिस्ट्रीब्यूशन जो है डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्री से हटती है तो उसमें स्क्यूनेस आ जाती है. और जब जैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड होती है, चाहे वो पॉजिटिवली स्क्यूड है चाहे वो नेगेटिवली स्क्यूड है, तो मीन मीडियन मॉड दे पुल्ड अपार्ट, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं. ठीक है. और जब उनके दरमियान जो रिलेशनशिप होल्ड करता है वो रिलेशनशिप क्या है? अब वो इक्वलिटी का रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि वो रिलेशनशिप है मीन माइनस मॉड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन. क्या रिलेशनशिप होल्ड कर रहा है? मीन माइनस मॉड, ये आप लोगों ने याद रखना है बच्चे. मीन माइनस मॉड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन. आप देख रहे हैं कि इस इक्वेशन के अंदर तीनों चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, मीन भी है, मीडियन भी है और मॉड भी है. एंड व्हेन आई सिंप्लीफाई इट, मैंने इसको ओपन किया 3 मीडियन माइनस 3 मीन माइनस 3 मीडियन, इसको सिंप्लीफाई किया मॉड को एक साइड पे रख के, तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करके जो रिलेशनशिप आया दैट इज मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. ये दोनों रिलेशनशिप आपने याद रखने हैं, ये वाला रिलेशनशिप भी याद रखना है, क्योंकि हमें आगे जाके जब हमने मेजर ऑफ स्क्यूनेस करना है तो हमें इसका इस्तेमाल करना है, इस रिलेशनशिप का, कि मीन माइनस मॉड जो वो 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन के बराबर होता है. और ये वाला रिलेशनशिप भी आपने याद रखना है अपनी आसानी के लिए, कि अगर हमें लेट सपोज हमें कोई सी भी दो वैल्यूज़ दे दी जाए, मुझे कहे कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्क्यूड है और मीन की जो वैल्यू है वो 4 है. ठीक है. मीन 4 है और आपके पास जो मीडियन है वो 2 है. ठीक है. मीन की वैल्यू 2 है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड? आपको मीडियन दे दिया जाए, कहे कि वो 2 है और आपसे कहे कि मॉड फाइंड आउट करें. सो आपको पता होना चाहिए कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड है तो इनके दरमियान ये रिलेशनशिप होल्ड करता है, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. तो आप ये रिलेशनशिप लगा के वैल्यूज़ को इस रिलेशनशिप में सब्स्टिट्यूट करके आप यहाँ से मॉड की वैल्यू निकाल सकते हैं. इनफैक्ट आपको इन तीन में से कोई सी भी दो वैल्यूज़ दे दी जाए, लेट्स सपोज मॉड और मीडियन दे दिया जाए मीन निकालने के लिए कहा जाए, या फिर आपको मॉड और मीन दे दिया जाए मीडियन निकालने के लिए कहा जाए, तो आप यूजिंग दिस रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं. Is it clear, girls? यस मैम, ये फर्स्ट ईयर की बुक है. जी, ये फर्स्ट ईयर की बुक है. ओके. और जो आपका एम्पिरिकल रिलेशनशिप है, ये मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशंस जो है वो मैंने आपको करवाया था, उस वक्त आपको याद होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मॉडरेटली स्क्यूड है, ये वाली, दे आर नॉट हाईली स्क्यूड. तो ये जो रिलेशनशिप है ये आपकी मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होल्ड करता है, अप्रॉक्सीमेटली गुड रिलेशनशिप है. लेकिन अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जे शेप हो जाती है, जिसको हम कहते हैं एक्सट्रीमली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये जो रिलेशनशिप है ये आपका एक्सट्रीमली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होल्ड नहीं करता है. ठीक है. सो ये जो रिलेशनशिप है मीन मीडियन मॉड का, जिसको हम कहते हैं एम्पिरिकल रिलेशनशिप, कहीं पे भी एम्पिरिकल रिलेशनशिप का वर्ड आ जाता है तो वी नो दैट एम्पिरिकल रिलेशनशिप दैट इज होल्ड बिटवीन मीन मीडियन मॉड फॉर द मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है गर्ल्स, इज इट क्लियर? यस मैम. एनी क्वेश्चन अप टिल हियर? ना समझ आया हो? क्वांटाइल्स की प्रैक्टिस आप लोगों ने की, अनग्रुप्ड एंड ग्रुप की, आप लोगों को क्लियर हुआ? क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स. बेटा देखिए साथ साथ प्लीज़ प्रैक्टिस करें, क्योंकि कोर्स ज़्यादा है, ये जमा होता चला जाएगा. मैं तो पढ़ाती जा रही हूँ और मैं यही एज्यूम कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ आ रही है, और जब तक डेफिनेटली आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीज़ों की तो चीज़ें डेफिनेटली क्वेश्चनिंग भी जब ही होती है जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपको कुछ नहीं समझ आ रहा होता तो आप पूछते हैं कि मैम ये नहीं आ रहा. बाज़ औक़ात क्वेश्चंस इस तरह के होते हैं, मैं आपको बता रही हूँ, क्वेश्चंस बता रही हूँ, मैं आपको मेथड्स भी बता रही हूँ, लेकिन बाज़ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि थोड़े से हट कर होते हैं, वो भी डेफिनेटली कुछ क्वेश्चनिंग ऐसी होती है जो लॉजिकली होते हैं, जो उस वक्त समझाने होते हैं. तो जब तक आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करेंगे आप लोगों को भी नहीं पता चलेगा और डेफिनेटली मुझे भी आपके प्रॉब्लम्स नहीं पता चलेंगे. अच्छा, तो हमने अब जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का टॉपिक है तकरीबन कंप्लीट कर लिया है. कुछ एक दो पॉइंट्स थे जो मुझे लगा कि सेकेंड ईयर की बुक में ज़्यादा बेटर दिए हुए हैं, उस बुक में नहीं दिए हुए. कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू द फार्मूलाज. मैंने आप लोगों को मीन का डिफरेंट फार्मूलाज करवाए थे फॉर ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड. ठीक
ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मीन का फॉर्मूला जो डायरेक्ट मेथड था जो हमने अन ग्रुप से किया था, तो दैट इज समीशन एक्स ओवर एन। क्या फॉर्मूला था आपका? दैट इज समीशन एक्स ओवर एन। और जब मैंने ग्रुप से आपको करवाया था तो मैंने आप लोगों को बताया था दैट इज समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। ठीक है। और मैंने आपको शॉर्ट मेथड जो है कोडिंग मेथड जिसमें हमने यू वेरिएबल का इस्तेमाल किया था, वो भी मैंने आप लोगों को बताया था। आप लोगों को याद है फॉर्मूला? दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। और जो यू वेरिएबल था उसके साथ मैंने आप लोगों को करवाया था। मैंने आप लोगों को डी वेरिएबल के साथ काम करवाया है? नो मैम। ओके, इसी की तरफ आना चाह रही हूँ कि मुझे लग रहा है बुक में डी वेरिएबल के साथ कोई क्वेश्चन नहीं है। सो बेसिकली हमने काम किया था यू वेरिएबल के साथ, और यू वेरिएबल के साथ मैंने आपको डिटेल में काम करवाया था। और उसकी डेफिनेशन क्या थी? x माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। हम क्या कर रहे हैं, हमने चेंज ऑफ ऑरिजिन भी किया है और चेंज ऑफ स्केल भी किया है। आपको मीन की प्रॉपर्टीज़ याद होंगी। मीन जो है वो चेंज ऑफ ऑरिजिन और चेंज ऑफ स्केल दोनों से अफेक्ट होता है। तो जब हम यू वेरिएबल करते हैं, जिसको हम कोडिंग मेथड भी कहते हैं, शॉर्ट मेथड भी कहते हैं इसको, तो हम क्या कहते हैं कि जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो हम चेंज ऑफ ऑरिजिन कर रहे हैं और जब हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं तो चेंज ऑफ स्केल कर रहे होते हैं। तो यू वेरिएबल की डेफिनेशन ये थी। और जब मैंने एक्स बार कैलकुलेट किया था, मीन कैलकुलेट किया था एक्स का, तो बेसिकली मैंने कैसे निकाला था कि यू वेरिएबल मैंने जनरेट करने के बाद सबसे पहले मैंने यू बार कैलकुलेट किया था। और यू बार की डेफिनेशन क्या थी? डेफिनेटली जैसे एक्स बार की डेफिनेशन है समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ, इसी तरीके से यू बार की डेफिनेशन थी समीशन एफ यू डिवाइडेड बाय समीशन एफ। ठीक है। लेकिन मैंने जो यू वेरिएबल जनरेट किया था वो मैंने जनरेट किया था एक्स का मीन निकालने के लिए। यू का मीन नहीं निकालना था, मकसद यू का मीन नहीं निकालना था। यू को मैंने अपनी आसानी के लिए जो है वो निकाला था, मकसद एक्स का मीन निकालना था। तो मैंने क्या किया था कि यू का जो मीन निकला था उसके अंदर जो ए जो मैंने ज़्यूम मीन था, जो ए डेविएशन जिससे ली थी, उसको मैंने ऐड कर दिया था यू के मीन के साथ। यू बार मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। और जो चीज़ मैंने डिवाइड की थी उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था। तो जो यू का मीन आया था उसके साथ मैंने हाइट ऑफ द क्लास जो थी उसको मल्टीप्लाई कर दिया था, और जो ज़्यूम मीन था उसको ऐड कर दिया था। तो मेरे पास एक्स का मीन आ गया था, जो असल मेरा मकसद था निकालने का। इसी तरीके से ये जो डेफिनेशन है डी की, दैट इज़ बेसिकली एक्स माइनस ए। ठीक है। यहाँ पे डी में हम जब डी वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं तो हम सिर्फ डेविएशंस लेते हैं ज़्यूम मीन से, हम हाइट ऑफ द क्लास के ऊपर डिवाइड नहीं करते। सो यू में भी जो ये एक्स माइनस ए है दैट इज़ बेसिकली और डी, इसको हम डी कह सकते हैं, यानी यू की जो डेफिनेशन है वो डी बाई एच भी है। ठीक है। सो अब जब हम इस पर करेंगे, अब जब हम डी वेरिएबल हमने जनरेट कर लिया, ए क्या है आपका? हाउ कैन वी फाइंड ए? एनीवन टेल मी क्या होता है ए हमारा, किस तरह हम निकालते हैं? ज़्यूम मीन होता है। कैसे, क्या होता है, कौन सी वैल्यू लेते हैं ज़्यूम मीन के तौर पे? और जो फिर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है ना, उसके वो वाली लेते हैं। हाँ, तो हमारा जो जनरल रूल चलता है वो ये होता है कि जो अगर हमारे पास ग्रुप डेटा है तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के कॉरिस्पॉन्डिंग जो मिड वैल्यू है हम उसको ए ले लेते हैं। ठीक है। सो अब हमने क्या करना है, हमने डी वेरिएबल जनरेट किया। ये आपके पास मिड पॉइंट्स हैं, एक्स का कॉलम है, या आपके पास जो है वो फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। हमने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखी, लेट्स सपोज ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग ये एक्स है, इसको मैंने ए ले लिया। अब हमने क्या किया, डी का कॉलम जनरेट कर लिया। और डी की डेफिनेशन क्या है? एक्स माइनस ए। आपने हर मिड पॉइंट में से ए के वैल्यू को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। ठीक है। और ये कॉलम आपका जनरेट हो गया। अब जब मैं डी वेरिएबल को मैंने कैलकुलेट कर लिया तो सबसे पहले मेरा काम क्या है कि मैं डी बार निकाल लूँ। जब मैंने डी बार निकाला तो वो तो डी का मीन आ गया। कैसे डी बार निकलेगा? समीशन एफ डी डिवाइडेड बाय, आपने चूंकि ग्रुप डाटा है तो आप एफ को, फ्रीक्वेंसी को डी के कॉलम के साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका समीशन एफ डी डिवाइडेड बाय समीशन एफ, आपको डी बार दे देगा। ठीक है। लेकिन मेरा मकसद डी का मीन निकालना नहीं था, मेरा मकसद एक्स का मीन निकालना है। सो एक्स का मीन कैसे निकलेगा कि जो चीज़ आपने सब्ट्रैक्ट की है वो आप एंड पे जाके उसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए प्लस डी बार। ठीक है। या अगर आप डी बार की जगह अलग से डी बार नहीं निकालना चाह रहे, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना चाह रहे हैं, तो आप कैसे लिखेंगे? ए प्लस समीशन एफ डी डिवाइडेड बाय समीशन एफ।
ये फॉर्मूला हो गया जब आप ग्रुप डेटा के साथ काम कर रहे हैं। और अगर आप अनग्रुप्ड के साथ काम कर रहे हैं तो जो फॉर्मूला होगा डेफिनेटली हमें फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना। जो भी वैल्यूज़ आपके पास गिवन है, लेट्स सपोज आपके पास जो है वो 12 गिवन है, 13 गिवन है, 14 गिवन है, 15 है, लेट्स सपोज 17 है, और मुझे कहे कि आप डी वेरिएबल के साथ काम करें, तो सबसे पहले मैंने क्या लेना है, इस डेटा में से ए एज्यूम करना है। तो मैं खुद से ले लूँगी क्योंकि अनग्रुप डेटा फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, कोई भी वैल्यू ले लें, इन्हीं में से कोई ले लें, या फिर कोई भी वैल्यू, जैसे मैंने A14 ले लिया, ठीक है, दिस इज योर माई एज्यूमिंग। अब मैंने डेविएशन डी वेरिएबल को जनरेट करना है, ठीक है, तो क्या क्या वैल्यूज डी की जनरेट हो जाएंगी। 12 में से आप 14 को माइनस करेंगे, x माइनस ए की डेफिनेशन है, तो -2 आ गया, ठीक है, फिर उसके बाद -1 आ गया, 1 आ गया, और फिर क्या आ गया आपके पास 17 माइनस 14 आपके पास आ गया 3 आ गया। तो ये आपके पास डी आ गया। इस कॉलम को जब आप सम करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, समीशन डी आ जाएगा, ठीक है। सो इसकी सूरत में जब आपका अनग्रुप्ड का डाटा है तो फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, दैट इज ए प्लस समीशन डी ओवर एन, सिंपली क्योंकि यहाँ पर अब आपके पास फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं हो रही है। सो मेरा ए क्या है, मेरा ए है 14, ठीक है, मेरा ए 14 है, और मेरा जो समीशन डी है वो कितना आ गया, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया। मेरा समीशन डी जो है वो 1 आ रहा है, और एन कितना है आपके पास, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 है। सो व्हेन यू सिंप्लीफाई इट यू गेट द मीन, आपको मीन मिल जाएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर अनग्रुप्ड डेटा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द अनग्रुप्ड डेटा सेट, ठीक है। ओके, सो लेट डू सम एग्जांपल्स। ये आपके पास गर्ल्स आप लोगों को समझ आ रही है मैं क्या बता रही हूँ, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Okay, so this is the formula for the ungrouped data set and this is the formula for the group data set. Now look at an example. Find the arithmetic mean from the following values using the formula. जो आपका D वाला फॉर्मूला है उसके साथ, तो देखें उसने यहाँ पे A जो है वो 180 ले लिया, उसने देखा वैल्यूज जो है वो 168 से लेकर 195 तक वेरी कर रही है, उसने 180 ले लिया। डेविएशन लेना 180 से आसान है, आप चाहे आप 175 ले लें, 182 ले लें, कुछ भी ले सकते हैं, बट कोशिश करें कि वो मल्टीपल अगर मल्टीपल ऑफ 10 हो तो डेविएशन लेना ज़रा सी आसान हो जाती है, ठीक है। तो देखिए ये 4 आ गया, ये 11 आ गया, ये -8 आ गया, ये डी कॉलम जनरेट हो गया। आप चाहें तो आप कॉलम्स भी जनरेट कर सकते हैं ना, ठीक है। आप यहाँ पे x की वैल्यूज लिख लें और अगले कॉलम में जो है वो आप डी का कॉलम जनरेट कर लें, आप कॉलम वाइज भी काम कर सकते हैं। समीशन डी आपके पास 64 आ गया, आपने समीशन डी ओवर एन करेंगे तो ये क्या आ गया, डी बार आ गया, ठीक है, डी बार निकल रहा है आपका ये समीशन डी ओवर एन। लेकिन हमें डी बार नहीं चाहिए, हमें एक्स बार चाहिए, तो जो वैल्यू डी बार की आई है उसमें हम जो सब्ट्रैक्ट किया वैल्यू ए उसको हम ऐड कर देंगे। सो व्हाट यू गेट 186.4। सो देखिए ये हैंड कैलकुलेशन हो गई। अगर यही काम मुझे कहा जाता कि आप समीशन एक्स ओवर एन से करते तो मुझे कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती डेफिनेटली, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यूज़ हैं, इनको मैं ऐड करती फिर डेफिनेटली मुझे टाइम भी ज़्यादा लगता। अगर मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो मैंने डी वेरिएबल का इस्तेमाल किया, डेविएशंस ईजिली ली गई हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है डेविएशंस लेना। इन डेविएशंस को सम करना भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। 20 ये आ गया, 20 कहीं पे आ रहा है, आपका सब्ट्रैक्ट कर दें, जैसे ये 16 और 4 आपका 20 का सम दे रहा है प्लस, और ये दोनों -20 दे रहे हैं, ये तो वैसे ही खत्म हो गए यहाँ से, बाकी रहेगा इनको ऐड कर लें 64 और सिंप्लीफाई कर लें। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड शॉर्ट मेथड, ठीक है। डेविएशंस हैं आपके पास 10.5 से। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या कह रहा है, डेटा नहीं दिया उसने, एक्स की वैल्यूज नहीं दी, बल्कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से दिया, डेविएशंस फ्रॉम 10.5 ऑफ 10 आइटम्स। सो आप मुझे बताएंगे व्हाट इज 10.5 एंड व्हाट इज 10? ए है, 10.5 ए है। क्या हो गया 10.5, क्योंकि डेविएशन 10.5 से ली गई है और 10 आइटम्स है, इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 10 है। अब ये जो वैल्यूज 10 ये किस चीज की वैल्यूज है, किस चीज की वैल्यूज दी गई, D की। मैम D की। ठीक है, डेविएशंस दी गई हैं। अब आपको x नहीं दिया तो अब आपको डेविएशंस निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको d का कॉलम, d की वैल्यूज दी हुई हैं, डायरेक्टली यहाँ से समीशन d को कैलकुलेट करें, ठीक है, और आपके पास फॉर्मूला मौजूद है उसमें सब्स्टिट्यूट करें, यहाँ से x बार निकाल लें, दैट इज 12.38।
तो ये तो हो गया अनग्रुप्ड के साथ, यानी आपको समझ आ गई कि क्वेश्चन इस तरह से भी दिया जा सकता है कि आपको डेविएशंस दे दी जाए, ए बता दिया जाए, एन बता दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप मीन कैलकुलेट कर लें। ठीक है, और अब आपके पास आ जाता है लॉन्ग जो ग्रुप डेटा का फॉर्मूला है। तो देखिए यहाँ पर ये आपके पास डेटा मौजूद है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पास 28 के कॉरस्पॉन्डिंग मिड पॉइंट जो था वो 144.5 था, हमने इसको ए ले लिया। डी का कॉलम जनरेट कर लिया, डेविएशंस आ गई, फ्रीक्वेंसी क्योंकि ग्रुप डेटा है तो फ्रीक्वेंसी सम करने से पहले डेविएशन को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। सम किया, समीशन एफ डी आपके पास 1400 आ गया। Now you have to find the mean of x bar. So a plus summation f t over n. Do remember this कि group data में n का मतलब summation f है, ठीक है। और यहाँ पर ये वैल्यूज को आपने सब्स्टिट्यूट किया, what you get 156.17 pounds. Is it clear, girls? And जी Yes, ma'am. ठीक है, ओके। अब देखिए कुछ इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ये तो उसने मैम क्विज ऑब्जेक्टिव टाइप होगा? इट डिपेंड्स, आपने दोनों तरह से तैयारी करनी है। शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसलिए मैं हर तरह से आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ ताकि आप लोग ये ना कहें कि मैडम आपने ये नहीं बताया। फाइंड द अरिथमेटिक मीन गिवन। देखिए डी की डेफिनेशन आपको दी हुई है, आपको समीशन डी भी दिया हुआ है, आपको एन भी दिया हुआ है। वो कहते हैं अरिथमेटिक मीन निकालें, तब आपको पता है आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। डेफिनेटली आप डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस समीशन डी ओवर एन का। सो ए क्या है यहाँ पे, व्हाट इज ए? 14 है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें ये जो आपके पास वैल्यू गिवन है, ये यू वेरिएबल का फॉर्मूला आपको गिवन है, ठीक है। यहाँ पर आप यू वेरिएबल का फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर लेंगे। ये देखें a प्लस समीशन u ओवर n मल्टीप्लाई बाय h। ये आपको सिंप्लीफाई मैं आपको सेंड कर दूंगी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। a कितना है आपका 20, हमें पता है x माइनस a ओवर h की डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो a इज 20, h इज 2, a प्लस समीशन u ओवर n मल्टीप्लाई बाय h। इसमें ये देखें यहाँ पर ये x की शक्ल में दिया हुआ है, सो यू कैन सॉल्व इट ना, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ से u कैसे निकालेंगे, x की मैम इसमें h कैसे आया? जी मैम h सेकंड क्वेश्चन में u की डेफिनेशन यस मैम x माइनस a ओवर h होती है ना। Okay, so this is your a and this is your h. Compare it with this. यस मैम ओके अब यहाँ पे देखिए उसने इस तरह नहीं दिया हुआ, इस तरह दे दिया है, so you can H2 है। तो आप यहाँ पे आप बना लें, इसको या तो निकाल लें, 50 उधर जाएगा, x माइनस 50 ओवर 2 आ जाएगा। u की जो u की वैल्यू वो क्या आएगी, x माइनस 50 ओवर 2। तो a इज 50, h इज 2, ठीक है। ओके इसी तरीके से आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये ग्रुप डेटा का फॉर्मूला आ गया। a है आपके पास समीशन a प्लस समीशन एफ डी ओवर समीशन एफ एन, आपका समीशन एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, तो ग्रुप डेटा आ गया, फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो गई। इज इट क्लियर गर्ल्स? Yes, ma'am. Look at an example 3.6. The following data have been obtained from the frequency distribution of the continuous variable after making the substitution. अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि आपको जो है वो डेटा गिवन है, डेटा गिवन है, किस चीज़ का डेटा गिवन है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है आपका x, और उसमें ये सब्स्टिट्यूशन करके ना u की क्या सब्स्टिट्यूशन की है, x माइनस 130 ओवर h। डेटा नहीं दिया उसने, x की वैल्यूज आपको नहीं दी, बल्कि उसने डायरेक्टली आपको u की वैल्यूज कैलकुलेट करके दे दी, और u की वैल्यूज किस डेफिनेशन से आई हैं वो उसने आपको दे दिया कि a 130 है और h 5 है, और जब मैंने x की वैल्यूज में से 130 और 5 को सब्ट्रैक्ट करके किया तो मेरे पास ये u की वैल्यूज जो है वो जनरेट हो गई। फाइंड द मीन यूजिंग द कोडिंग मेथड। तो व्हाट इज द कोडिंग मेथड? कोडिंग मेथड आपका ये u वाला ही है, तो मीन निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है कोडिंग मेथड का, a प्लस समीशन एफ यू डिवाइडेड बाय समीशन एफ डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय h, ये वाला है ना आपका पहला जो क्वेश्चन कह रहा है वो इस फॉर्मूले से कह रहा है आपको। तो आपको u का कॉलम भी दिया हुआ है, आपको f का भी दिया हुआ है, अब आपको क्या चाहिए, यू मल्टीप्लाई f एंड u
ताकि समीशन एफ यू आ जाए। आपको समीशन एफ चाहिए, ए उसने आपको बता दिया, ऊपर क्वेश्चन में ही आपको बता दिया कि ए की वैल्यू कितनी है 130। जब उसने डिफाइन किया हमें पता चल गया दिस इज माई ए, और ये जो है ये आपके पास क्या है एच। तो आपने पहला पार्ट तो बहुत आसानी से कर लिया, आपको यू भी दिया हुआ था, एफ भी दिया हुआ था, मल्टीप्लाई किया, सम्स निकाले, सब्स्टिट्यूट किया और यहाँ से आपने कैलकुलेट कर लिया। सेकेंड पार्ट में वो क्या कह रहा है आपको, सेकेंड पार्ट में कह रहा है डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड से जो मीन है वो कौन सा फॉर्मूला है, वो है समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समीशन एफ वाला, ठीक है। समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समीशन एफ वाला जो फॉर्मूला है इसको हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं या लॉन्ग मेथड भी कहते हैं इसे, ठीक है। सो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो अगर ये फॉर्मूला लगाना है तो मुझे तो x की वैल्यूज चाहिए ना, ठीक है, मुझे x की वैल्यूज रिक्वायर्ड है। तो मुझे पता है यहाँ डेफिनेशन आपको गिवन है, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 5 को आप उधर ले जाएं तो 5u हो जाएगा, और 130 को उठा के उधर ले जाएं तो ये बन जाएगा 130 प्लस 130, ठीक है। तो x की जो डेफिनेशन आ गई या x का रिलेशनशिप इन टर्म ऑफ u आ गया आपके पास, लीनियर रिलेशनशिप, वो क्या आ गया कि x इज इक्वल टू 130 प्लस 5u या 5u प्लस 130। तो अब आपने क्या करना है कि आपने x का कॉलम आगे जनरेट करना है बाय यूजिंग दिस रिलेशनशिप। क्या रिलेशनशिप है, 130 प्लस 5u, ठीक है। इस रिलेशनशिप से ये वैल्यूज जनरेट हुई हैं। अब आप क्या करेंगे, आप u की वैल्यू को डालते जाएंगे, यहाँ पे u की वैल्यू -3 डालें इस इक्वेशन में तो 115 आ जाएगा, u की वैल्यू -2 डालेंगे तो x की वैल्यू 120 आ जाएगी। इस तरीके से ये सारा x का कॉलम जनरेट हो गया, यानी हम ओरिजिनल डाटा पे चले गए। अब आपने चूंकि डायरेक्ट मेथड करना है तो आप x को f के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका fx को कॉलम जनरेट हो गया, बिकॉज मुझे डायरेक्ट मेथड के लिए समीशन fx चाहिए था, ठीक है। तो वो 12,880 आ गया, समीशन एफ 100 है, और यहाँ से आपने डायरेक्ट मेथड से मीन निकाले। तो आप देखें दोनों से आंसर जो है वो आपका सेम आ रहा है। इज इट क्लियर गर्ल्स? तो क्वेश्चन आपको इस मैम हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं? जी गर्ल्स, जी बेटा, मैम हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं? कोई भी मेथड नहीं बेटे। देखिए क्वेश्चन में अगर उसने कहा है फाइंड द मीन यूजिंग कोडिंग मेथड, जब वो पहले पार्ट में आपसे कह रहा है कि आपने मीन कोडिंग मेथड से निकालना है तो आपने पहले पार्ट में फॉर्मूला कोडिंग मेथड का ही लगाना है। तो जब वो सेकंड पार्ट में कह रहा है कि आपने डायरेक्ट मेथड से फाइंड करना है, इस डाटा को इस्तेमाल करते हुए आपने डायरेक्ट मेथड से निकालना है, तो आपको डायरेक्ट मेथड को ही इस्तेमाल करना है। समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ से ही मीन निकालना है। अब उसके लिए आपको एक्स रिक्वायर्ड था तो एक्स आप निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं निकाल सकते। देखिए चीजें निकल रही है ना, आप इसी रिलेशनशिप से आप एक्स निकाल लेंगे। तो जैसे आप क्वेश्चन गिवन होगा आपने अकॉर्डिंग टू दैट चलना है। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, सिंपली कहता है फाइंड द मीन, डाटा गिवन है, अब आप पे डिपेंड करता है आप लॉन्ग मेथड निकाल लें, डायरेक्ट शॉर्ट मेथड से निकाल लें, कोडिंग मेथड यूज कर लें, डी मैम यूज कर लें। जी बेटे, मैम ऑनलाइन में तो किसी से भी निकाल लें। सॉरी मैम अगर ऑनलाइन पेपर हो तो ऑब्जेक्टिव टाइम में तो किसी से भी निकाल लें, आंसर वही आता है ना। सही बेटे, ऑब्जेक्टिव तो डेफिनेटली इतना लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएगा भी नहीं ना। आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव है उसमें तो शॉर्ट क्वेश्चन ही आ सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको सारे सम्स गिवन है, यू जस्ट हैव टू फाइंड द मीन, यही आ सकता है आपको। ये जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन ही है आप लोगों का, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन आपको एज इट इज आता है तो डेफिनेटली आप एज इट इज ही करेंगे ना। आप पहला पार्ट के डेफिनेटली कोडिंग मेथड्स कह रहे हैं तो अगर 10 नंबर का सवाल तो 5 नंबर इसके होंगे, 5 नंबर इसके होंगे। यस मैम आप किस टाइप का लेंगे, एमसीक्यूज बेस्ड होगा या न्यूमेरिकल? मैंने अभी आपको बताया कि मैंने अभी पेपर नहीं बनाया, बट यू हैव टू प्रिपेयर कि आपके एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकते हैं। गूगल क्लास में मैं आपको टाइम दे सकती हूँ, इसके अंदर आपने सबमिट करना है। हो सकता है एमसीक्यूज खाली मैं आपके गूगल फॉर्म पे ले लूँ और साथ ही 10-15 मिनट आपको उसके लिए दूँ, उसके बाद आपका पेपर बंद हो जाएगा, और उसके बाद जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन जो सोल्यूशन वाले हैं वो मैं आपको गूगल क्लास के ऊपर असाइनमेंट के तौर पे दूंगा, वो आपने मुझे 15 मिनट के अंदर या 20 मिनट के अंदर सबमिट करना होगा। ओके ओके,
सो प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दैट। अच्छा, अब ज्योमेट्रिक मीन हमने किया था। व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन? क्या डेफिनेशन थी आपकी ज्योमेट्रिक मीन की? दैट इज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव वैल्यूज। nth रूट था n पॉजिटिव वैल्यूज के प्रोडक्ट का। तो मैंने उस वक्त भी आपको बताया था कि ज्योमेट्रिक मीन आपका नेगेटिव वैल्यूज का नहीं निकलता। ये उसका डिसएडवांटेज भी है ज्योमेट्रिक मीन का, कि अगर आपके डेटा सेट में कोई आपकी नेगेटिव वैल्यू, तो उसका ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकलता। आपके एमसीक्यूज में आपको आ सकता है, यू मस्ट नो दैट कि ज्योमेट्रिक मीन नेगेटिव वैल्यू का नहीं निकलता। इसी तरीके से जो हार्मोनिक मीन है वो आपका ज़ीरो का, अगर आपकी डेटा सेट में कोई वैल्यू ज़ीरो है तो आपका हार्मोनिक मीन नहीं निकल सकता, बिकॉज वी हैव टू टेक द इनवर्स ऑफ दैट। ठीक है, तो अगर ज़ीरो होगा तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। अब कुछ क्वेश्चंस तो हमने लॉग वाले और सिंपल जो थे वो हमने कर लिए थे। वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमने नहीं देखे थे। सो फाइंड द एवरेज रेट ऑफ इनकम ऑफ, तो मैंने उस वक्त भी आपको बताया था कि जहाँ पे रेशोज आ जाते हैं, जहाँ पे रेट्स आ जाते हैं, वहाँ ज्योमेट्रिक मीन को हम एज एन एवरेज यूज़ करते हैं। Find the average rate of increase of income if the income of the person increased by 25% during the first year and 40% during the second year। वो कहते हैं एवरेज फाइंड, हमने एवरेज ही करना है। तो हमने जितने भी मायर्स पढ़े वो हमारे एवरेज के मायर्स थे, सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर थे। लेकिन अब वो कह रहे हैं एवरेज रेट फाइंड आउट करें, तो यहाँ मीन आपका सूटेबल मेजर नहीं है। तो एवरेज इंक्रीज ऑफ इनकम, टाइम मेरा कम रह गया है। बहरहाल मैं आप लोगों को ये पीडीएफ शेयर कर दूंगी, कुछ रिलेटेड एग्जांपल्स हैं आप लोगों की ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड और हार्मोनिक मीन से रिलेटेड, ये मैं आप लोगों को भेज रही हूँ, इनको आप देख लीजिएगा। वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। मैं आप लोगों का थर्सडे वाले दिन ऑनलाइन क्लास नहीं लूँगी, मैं आप लोगों की मंडे को और मैं आप लोगों की थर्सडे को जो है वो वेडनेसडे वाले दिन आप लोगों की ऑनलाइन क्लास लूँगी। ठीक है, और ट्यूसडे वाले दिन जो है आप लोगों का क्विज जो है वो मैं आप लोगों का ले लूँगी शाम में। ओके, सो अब यहाँ पे देखिए कि इफ द इनकम इंक्रीज बाय 25% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, 25% आपकी इंक्रीज की है पहले ईयर में और 40% ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर। तो अब आपका जो इनकम है एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर वो कितनी होगी? यानी कि 25% 100 इनकम है तो 125% हो जाएगी एट द एंड ऑफ द फर्स्ट